नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। अब आप इससे परिचित हैं। अगर आप नए आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट में जाइए। एक लंबी सी प्लेलिस्ट है जिसमें बहुत सारे विषयों के ऊपर संस्कृत से संबंधित वीडियो हैं। इस समय आप आनंद ले रहे हैं महर्षि वात्स्यायन के कामसूत्र का। इसमें भी दूसरा प्रकरण जो सांप्रयोगिक प्रकरण है वो चल रहा है। अभी तक आप आनंद ले चुके हैं आलिंगन का, चुम्बन का, नखक्षत का, दंतक्षत का। छठा अध्याय प्रारंभ होता है संवेशन प्रकार प्रकरण। यही कामसूत्र का वह भाग है जिसकी वजह से कामसूत्र कामसूत्र के रूप में जन जन तक पहुंचा हुआ है। यहां पे जो श्रेष्ठ बातें कही गई हैं उनकी चर्चा तो कहां कोई करता है। जो चर्चा करते हैं बस इसी अध्याय की करते हैं। जहां तक इस अध्याय की बात है, सभी कहते हैं बड़ा चैलेंज वाली बात है। कैसे इसका प्रस्तुतिकरण संभव है? मेरे लिए भी ये एक चैलेंजिंग काम है, क्योंकि मैं आपको ना तो कोई चित्र दिखाता हूं, ना ही इन चीजों को बताने के लिए मेरे पास और कोई माध्यम है। मैं तो सिर्फ वर्णन करता हूं और उस वर्णन के आधार पे अगर आप तक मेरी बात पहुंच पाए और आप इस कामसूत्र को समझ पाए तो ये मेरा सौभाग्य होगा, अन्यथा मेरा प्रयास निष्फल रहेगा। अब मैं ये भी नहीं आपसे कहता हूं कि आप कमेंट करके बताइए कि मेरा प्रयास सफल रहा या नहीं रहा, क्योंकि इस पे कमेंट करने से भी लोग बचते हैं। चलिए हम प्रारंभ करते हैं इस छठे अध्याय का। लेकिन चूंकि जब मैंने महाभारत के वीडियो प्रस्तुत किए हैं तो वहां लोगों ने युद्ध के वर्णनों को सुन के ये कहा कि बिल्कुल ऐसा लगता जैसे हम महाभारत के युद्ध के बीच में खड़े होकर के उस युद्ध को देख रहे हैं। आपकी वर्णन की शैली ऐसी है। इसी प्रकार से रघुवंश वगैरह के वर्णन में भी लोगों ने इस प्रकार के कमेंट किए हैं। तो एक विश्वास तो मन में है कि मैं जब इन सब चीजों का वर्णन करूंगा तो आप इसके संपूर्ण ज्ञान तक पहुंच पाएंगे। संवेशन प्रकार जो प्रकरण है, इसकी चर्चा करने से पहले इसकी पूर्व भूमिका बहुत जरूरी है। देखिए, व्यक्ति के जीवन का, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो प्राणी हो, पशु पक्षी हो, कोई भी हो, उनके जीवन का संभोग एक ऐसा काल होता है कि संभवतः कुछ लोग तो सिर्फ इसी के लिए जीते हैं, या कुछ लोगों को इसकी तृप्ति ही सबसे बड़ा टॉनिक का काम करती है। लेकिन इतना समझ लीजिए, इस प्रक्रिया का प्रारंभ संवेशन से होता है। ये जो संभोग है इसका प्रारंभ इस संवेशन से होता है। संवेशन का अर्थ है कि लिंग का योनि के अंदर प्रविष्ट होना। ये जो प्रवेश की प्रक्रिया है इसको संवेशन कहा गया है संस्कृत में। अब संभोग के प्रारंभ काल में यही सबसे कठिन काल है। आलिंगन कठिन नहीं है, चुंबन कठिन नहीं है, लेकिन संवेशन कठिन है। संभोग कठिन नहीं है, लेकिन संवेशन कठिन है। अगर कुछ नवयुवानों की बात करें जिनने अपने जीवन में प्रथम बार संभोग का प्रयत्न किया हो, तो पता चले कि स्त्री को डर लग रहा होता है कि क्या होगा, क्योंकि कई बार पढ़ा हो, कई बार सुना हो कि बड़ी पीड़ा होती है, लोहे की सलाख जैसी अंदर प्रवेश कर जाती है। कहीं पुरुष को भी बड़ा भय लगता होता है, क्योंकि जगह जगह जहां जिस जगह गए हों शीघ्र स्खलन, इतनी बार उस बोर्ड को पढ़ लिया हो कि ना होता हो तो शीघ्र स्खलन हो जाए। और कई बार ऐसा होता है कि संवेशन की इस प्रक्रिया में संवेशन से पूर्व ही जो नवयुवान है वो अपनी प्रक्रिया को पूर्ण कर बैठता है। तो इसको जानना बड़ा जरूरी है।
हमारे यहां महर्षि वात्स्यायन कहते हैं राग काले विशालयन्त्येव। ये याद रखिए, संवेशन का प्रारंभ तभी होना चाहिए जब आपका राग प्रेम पराकाष्ठा पे हो। आलिंगन किया, चुम्बन किया और फिर पूरी रूप से जब आप तैयार हैं, तो ये स्थिति ऐसी होती है कि पुरुष के लिंग में संपूर्ण उत्थान होता है और स्त्री की योनि भी पूरी तरीके से क्षरण के कारण रसाप्लावित होती है। ऐसे में यह संवेशन बड़ा ही सरल है, लेकिन फिर भी पैरों की स्थिति कैसी होनी चाहिए, पुरुष किस स्थिति में होना चाहिए। अब तो चूंकि मैं ये समझता हूं कि ये सोशल मीडिया ये एक प्लेटफॉर्म इस तरीके का है और आपको पता है कि हर तरीके के वीडियो उपलब्ध हैं, तो अब संभवतः मेरा ये सब बोलना ये अनुचित है या व्यर्थ है। लेकिन फिर भी आप कितने भी वीडियो देख लें, आप कितना भी कुछ कर लें, लेकिन प्रथम बार का जो संवेशन है वो कहीं ना कहीं आपको भयभीत बनाता है। ये तो हुई नवयुवानों की बात। आगे चलिए, जब रेगुलर इस प्रयोग में आते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि एक की इच्छा है, एक की अनिच्छा है, इच्छा अनिच्छा के बीच में अगर ये होना है तो भी ये संवेशन कठिन बन जाता है, क्योंकि उस समय ना तो राग काल है और ना ही वो रसाप्लावित योनि है। योनि रसाप्लावित है तो शिश्न में जो उत्थान होना चाहिए वो नहीं। अब ये जो परिस्थिति है ना, जैसे जैसे आयु वर्ग आगे बढ़ेगा ये समस्या सरल होने की बजाय कठिन होती चली जाएगी। कई बार तो इस प्रकार की स्थिति आके खड़ी होती है कि आपको किसी ना किसी प्रकार के रासायनिक द्रव्य की, स्नेह द्रव्य की जरूरत पड़े तभी आप इस प्रक्रिया को पूरा कर पाए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भारतीय परंपरा में जो पुरुष का लिंग होता है वो अन्य धर्मों की तरीके से उसकी प्रक्रिया नहीं की जाती है, तो वो आगे चमड़ी से घिरा हुआ होता है और जब उसको अंदर प्रवेश करना है तो शुष्क योनि के अंदर प्रवेश करते हुए वो घायल हो सकता है, वो परेशान हो सकता है, वो मुश्किल में पड़ सकता है। और ऐसा सिर्फ उसके साथ होगा ऐसा नहीं है, ये प्रक्रिया योनि के साथ भी होनी है। तो अगर राग काल है तब तो ये संवेशन बहुत उत्तम है, लेकिन अगर राग काल नहीं है, क्योंकि प्रक्रिया तो पूरी बताई गई, यहां आप देखिए आलिंगन बताया गया, चुम्बन बताया गया, दंतक्षत बताया गया, नखक्षत बताया गया, तब आप यहां तक पहुंचे हैं। नॉर्मल जब कुछ होता है तब तो ये सारी प्रक्रियाएं हो जाती हैं, लेकिन कई बार घर परिवार में भी बहुत से लोगों के बीच अगर घर परिवार में भरे घर में हैं तो इस चीज का अवकाश नहीं भी होता है, फिर भी व्यक्ति संभोग के लिए तत्पर होता है, तो वहां पे भी ये स्थिति आ सकती है। क्योंकि स्त्री को तैयार होने में सिर्फ चंड वेग जो स्त्री है उसके लिए आप यह कह सकते हैं कि वो क्षण भर में तैयार हो जाती है, बस आपने उसका स्पर्श किया नहीं कि वो तैयार है इसके लिए। लेकिन अन्य स्त्रियों को तो इसके लिए तैयार होने में बहुत समय लग जाता है, लेकिन पुरुष की स्थिति ऐसी है कि वो राह देख नहीं सकता है। तो इन दोनों के बीच में ये संवेशन की जो प्रक्रिया है बहुत कठिन हो जाती है कई बार, इसलिए इसके ऊपर पूरा एक अध्याय बनाया गया है और यहां पे हमें ये समझाया जा रहा है कि योग्य राग की अवस्था हो, यानी स्त्री की योनि संपूर्ण रूप से रसाप्लावित हो और पुरुष के लिंग का संपूर्ण उत्थान हो, तब तो ये प्रक्रिया बहुत उत्तम है। लेकिन उसमें भी आप देखिए कि स्त्री के प्रकार बताए गए, मुर्गी है, बड़वा है, हस्तिनी है। पुरुष के प्रकार बताए गए कि शश है, वृषभ है, अश्व है। अब अगर समान है तो बहुत अच्छा है, लेकिन समान नहीं है तो कहीं ये प्रक्रिया है तो बड़ी सरल कि फटाक से वो प्रवेश हो जाएगा, लेकिन वहां कोई आनंद नहीं होगा, और कहीं ये प्रक्रिया है बड़ी कठिन
अगर स्त्री मृगी है और पुरुष कहीं अश्व कक्षा का है तो वो प्रवेश भी पीड़ादायक होगा और बाद में उसमें एक भय और एक भ्रांति, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो भैया ये कोई भी पीड़ा, कोई भी समस्या, ये सब चीजें ना हो, इसके लिए इस पूरे अध्याय की रचना की गई है। और मैंने तो आपसे कहा कि यही अध्याय आजकल कामसूत्र का प्रमुख लोगों तक पहुंचने वाला अध्याय है। 2-3 बातें संवेशन के संदर्भ में कह के इस वीडियो को पूरा करूंगा और आगे की चर्चा कि मृगी के साथ संवेशन कैसे होना चाहिए उसको अगले वीडियो में देखूंगा। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि संवेशन के लिए पहली स्थिति यह है कि स्त्री संपूर्ण रूप से तैयार हो और पुरुष भी संपूर्ण रूप से तैयार हो, तो यह संवेशन का सबसे श्रेष्ठ प्रकार है। लेकिन अगर कई बार हम चोरी छुपे इस प्रकार के संभोग के लिए पहुंचते हैं तो वहां पे ऐसी स्थिति आकर के खड़ी हो जाती है कि इन सब चीजों का अवकाश ही नहीं होता है, जल्दी जल्दी प्रक्रिया को पूरा करना है और वहां से भागना है। तो उस समय भी और अन्य अवसरों पे भी ये कई बार स्वास्थ्य के लिए या जननांगों के लिए हानिकारक हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में मार्केट में इसके लुब्रिकेंट आते हैं, इसी पर्पज से बनाए गए हैं वो, क्योंकि उनके प्रयोग से आपको कृत्रिमता का एहसास नहीं होता है। अगर आप कोई ऑयल यूज करते हैं, चाहे वो नारियल का तेल हो, चाहे वो तिल का तेल हो, या आप किसी अन्य क्रीम को जब प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होता है कि एक लेयर जैसी बन जाती है और वो लेयर आपके जो संभोग के आनंद को कम कर दिया करती है। तो अगर आपको कोई भी इस प्रकार की उसका प्रयोग करना ही हो कि स्नेह द्रव्य का प्रयोग तो करना पड़ेगा, वो नहीं करते हैं तो पीड़ा होती है, समस्या होती है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए बेहतर उपाय यह है कि उससे पहले मुख मैथुन। अब कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग तो मुख मैथुन को बड़ा ही बुरा मानते हैं, वो इस चीज के लिए तैयार ही नहीं हो सकते हैं। और अगर वो तैयार नहीं हो सकते हैं, मुख मैथुन से लाभ ये हो जाता है कि जो लिंग है वो थूक से आप्लावित हो जाता है और उसका प्रवेश सरल बन जाता है। लेकिन अगर ये नहीं संभव है, अगर आपका पार्टनर इसके लिए तैयार नहीं होता है, तो उस पर दबाव नहीं देना चाहिए। लेकिन मुख में से थूक लगा करके इस प्रयोग को किया जा सकता है। इसका लाभ सिर्फ इतना होता है कि थूक जो है वो आपके लिए प्रवेश के समय तो लुब्रिकेंट का काम करता है, लेकिन अंदर जाने के बाद वो किसी भी तरीके से हानिकारक नहीं होता है, कोई नई लेयर नहीं बनाता है। इसकी वजह से आपको संभोग का पूरा पूरा आनंद मिलता है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है इसमें कि अगर आप थूक का प्रयोग करते हैं तो आपको इस चीज का ख्याल रखना होगा कि आपने कुछ भी ऐसा वैसा खाया ना हो, आपका मुख शुद्ध होना चाहिए। नहीं तो जो पान तंबाकू खाते हैं वो लोग इस प्रकार का कोई प्रयोग ना करें, ये उनके लिए सलाह नहीं है। जो शुद्ध मुख वाले लोग होते हैं वही इस चीज का प्रयोग कर सकते हैं। तो संवेशन सरल अगर बन गया तो फिर संभोग जो है वो आनंददायी होता है। और संवेशन के समय पे ही अगर अत्यधिक पीड़ा हो गई या दो में से किसी एक जन के जननांग को कुछ भी किसी प्रकार से समस्या खड़ी हो गई तो फिर संभोग आनंददायी नहीं रहता है। इसलिए इसके ऊपर पूरा एक प्रकरण बनाया गया है। मृगी को किस प्रकार से संवेशन करवाना चाहिए, मृगी के साथ किस प्रकार से संवेशन होना चाहिए, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। कल से मृगी, बड़वा, हस्तिनी, इन सब के प्रयोगों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। पुनः पुनः आप सबका धन्यवाद।